नीतीश सरकार से लेकर के सम्राट सरकार तक दोनों ही दौर में जो है वो राजस्व विभाग निशाने पर रहा है। नीतीश सरकार जो 2025 में बनी, उस वक्त राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई विजय सिन्हा को। उन्होंने बड़े पैमाने पर सख्ती दिखानी शुरू की, अधिकारियों की नकेल कसना शुरू कर दिया। हालात ऐसे बने कि अधिकारी और कर्मचारी जो है वो भागते हुए नजर आए और भागते भागते हड़ताल तक पहुंच गए। लेकिन मुख्यमंत्री बदलते ही उन्हें लगा कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। उनके खिलाफ जो सख्ती की जा रही थी, उनकी जो नकेल कसने की कोशिश की जा रही थी, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो मंत्रालय है वो विजय सिन्हा को मिला नहीं। दूसरा, जो सचिव वहां पे थे, उनको भी, सिगे अनिल साहब को, उनको भी हटा दिया गया। अब इन्हें लगा कि चलो यार, अब सब कुछ पहले की तरह से हो जाएगा, पहले की तरह हम खुल करके खेलेंगे। लेकिन अब ये पासा उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय है वो डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को दे दिया गया। सम्राट चौधरी पहले से कह रहे हैं कि भैया करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। और अब जिस तरीके से दनादन कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से लगातार सीओ साहब लोग सस्पेंड किए जा रहे हैं, राजस्व अधिकारियों पे कार्रवाई हो रही है, उससे अब लगने लगा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही आगे बढ़ेगी सरकार, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लोगों को। क्योंकि पहले ये मानकर बैठे थे कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा, हम फिर से खुल करके खेलेंगे, लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। तो इसके पीछे सम्राट सरकार की क्या योजना है, क्यों इस तरह से सख्ती कर रही है, क्या आने वाले दिनों में सख्ती के सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे, सब चीज पे चर्चा करेंगे आज के इस खास पेशकश में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईपीएन बिहार झारखंड। और हमारे साथ जुड़ गए इस पेशकश में, खास पेशकश में, परिचर्चा में वरिष्ठ पत्रकार दीपक गौर जी, मैनेजिंग एडिटर भी हैं। स्वागत है आपका दीपक जी। जी शुक्रिया सुरजीत जी। तो जिस तरीके से अब धनाधन कार्रवाई हो रही है बिहार में, कहा जा रहा है कि भाई ये बिहार का अब तक का सबसे बड़ा जमीन का महा ऑपरेशन है, और इसके तहत अब लोगों को भी राहत पहुंचाई जाएगी, और जो भ्रष्ट लोग हैं, चाहे वो विभाग में बैठे अधिकारी, कर्मचारी, बाबू लोग हैं, या फिर जो भूमाफिया हैं, सबकी नकेल कसी जाएगी, सब पर कार्रवाई होगी। क्या संदेश देने की कोशिश सम्राट सरकार की तरफ से है दीपक जी? जी सुरजीत जी, देखिए, हम अपनी शुरुआती दिनों से ये बात लगातार कहते आ रहे हैं कि ये नई सरकार जो है, ये भाजपा प्रो सरकार है। इसे इसे पूरा एनडीए की ना कह के इसमें जदयू का अंश जो है, जो जदयू के काम की शैली थी, जो समाजवादी विचारधारा की एक शैली थी, उसका अंश कम नजर आएगा। और जो लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि एक बीजेपी के काम करने की एक अपनी अलग शैली है, ये जिसे एक गुजरात मॉडल भी कहा जाता था, ये कुछ उस मॉडल की तरह नजर आ रहा है। हम लगातार अपनी डिबेट्स में, अपनी परिचर्चाओं में लगातार पीछे भी ये बात कहते आ रहे हैं कि अब भाजपा अपना जो काम करने का तरीका है, उसमें अब ये हिला हवाली, ये लेट लतीफी, ये भ्रष्टाचार, इनकी जगह नहीं है। केंद्र से लेके हर स्टेट में जहां बीजेपी की सरकारें बन रही हैं, वहां शासन प्रशासन दुरुस्त हुआ है। सेंट्रल सेक्रेटरीट जो दिल्ली में, अगर लोग उनके बारे में जान रहे होंगे, उनके पहले आने जाने का कोई समय निर्धारित नहीं होता था। सरकारी जो मंत्रालय होते थे, उनसे जुड़ाए जो संबंधित विभाग होते थे, वहां अब जाके लोगों से पूछा जाए, वहां प्रशासनिक जो था वो बहुत टाइट कर दिया गया। और सेम काम अब स्टेट में बैठे अधिकारियों के लिए भी होता नजर आ रहा है। देखिए, अब से पहले बिहार की अगर हम स्पेसिफिक बात करें, तो बिहार में एक तंत्र ऐसा था जो बैठ के लंबे समय से मलाई खा रहा था, और वो ब्यूरोक्रेसी का एक जो तंत्र था, जिसमें कहीं ना कहीं संरक्षण होने सत्ता का भी था। देखिए, लगातार पीछे अभी ये जो पिछले दिनों जो रिपोर्ट आ रही है, भ्रष्टाचार की जो रिपोर्ट आ रही है, जिस मामले की आंच बहुत ऊंचे ऊंचे पदाधिकारियों तक पहुंच रही है, वो बिना सत्ता के संरक्षण के नहीं चल रहे थे। उनमें सत्ता का भी संरक्षण था, लेकिन वो बात अभी बाद में निकल के आएगी। लेकिन काम करने की जो शैली थी, उस संरक्षण ने उनके काम करने की शैली को लेथार्जिक बना दिया था, उदासीन बना दिया था। और अब वो शैली जो अब तक वो अपनाते आ रहे थे, अब उसमें बॉटलनेक लग गया, साफ कर दिया है। पहले विजय कुमार सिन्हा ने यह बात साफ कर दी कि अब अफसरों को एक तंत्र में रह के काम करना पड़ेगा, अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी। वो पीछे दिनों होता भी नजर आया, और राजस्व के अधिकारियों को, 200 अधिकारियों को जो सस्पेंड किया गया था, वो कार्रवाई नजर आई। लेकिन सरकार एक तरफ अपनी योजनाएं बना रही है,
और उनके एग्जीक्यूशन के लिए अब बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेशन से लेके, ऑर्डर से लेके, नोटिफिकेशन से लेके ये सब चीजें तैयार की जा रही हैं। अब एक जो आपने जो बात करी है, जो एक्शन हो रहे हैं, तो इसको दोबारा इस तरह से समझा सकता है कि पिछले एक हफ्ते में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के करीबन 28 अफसरों पर बड़ा एक्शन ले लिया गया है, फिर से एक्शन लेने का काम शुरू हो गया है। अगर हम केवल इनकी जो सरकार की एक बड़ी स्कीम को ये जो लॉन्च कर रहे हैं, और जो सरकार की प्राथमिकता में भी है कि हर बिहार के निवासी के पास एक जमीन का टुकड़ा जरूर हो, और उनका जो एक ऑपरेशन है अभियान बसेरा 2 के तहत उन्होंने, जी बसेरा 2 जो है, तो इसके तहत उन्होंने अभी जो पीछे दिलीप जायसवाल जो मंत्री हैं विभाग के, उन्होंने जो अपनी समीक्षा बैठकें की, खासकर सिवान में, शिवहर में, यहां जो समीक्षा बैठकें की गई, इनमें बहुत सारी खामियां पाई गई। खामियां ये पाई गई कि एक तरफ तो सरकार बहुत व्यापक स्तर से एक योजना को लाती है कि बिहार के हर निवासी के पास एक जमीन का टुकड़ा जरूर हो, उसके पास उसे भूमि उपलब्ध कराई जाए। दूसरा, उसमें बहुत सारे इफ एंड बट लगा के इन अधिकारियों ने जो आवेदक थे, जो पात्र थे, उन पात्रों को बाहर कर दिया, और उसके जो कॉज लगाए गए, उसके जो कारण बता गए, वो जस्टिफाइड नहीं थे। जब इसकी समीक्षा हुई तो समीक्षा में पाया गया कि अधिकारी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अब इसका कारण क्या था कि उन्होंने क्यों करा? क्या वो बिचौलियों का था, या कोई दूसरे तंत्र को, एक वो पैरेलल व्यवस्था को स्थापित करना चाह रहे थे? अब इस पूरे बॉटलनेक को हटाने के लिए दिलीप जायसवाल एक बार फिर से बहुत प्रो होकर एक्टिव हो गए हैं। पहले विजय कुमार सिन्हा और अब दिलीप जायसवाल। बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि दाखिल खारिज, सरकारी जमीन परिमार्जन, राजस्व विभाग से संबंधित जो भी काम है, अगर इनमें किसी भी तरह की लापरवाही या इनमें कोई भ्रष्टाचार के अंश पाए गए, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ बहुत कठोर एक्शन होकर रहेगा। तो देखिए, सरकार ने साफ कर दिया है, अपने काम करने का नजरिया साफ कर दिया है, सरकार ने अपनी आगे की मंशा साफ कर दी है कि अब अधिकारियों को काम करना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा तो एक व्यवस्थित तंत्र के तहत काम करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं चलेगा जैसे हम पहले कहते कल आइएगा वाला हिसाब बिहार के अब प्रशासनिक लॉबी में, ये कल आइएगा साहब ये वाला अब जो स्टेटमेंट था, शायद ये अब ना ही सुनने को मिले। लेकिन अभी हो सकता है इसको जमीन पर पूरी तरह से आने में समय लग जाए, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जिस तरह से सरकार प्रो होके अपनी चीजों को ग्राउंड पे लाने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से एक्शन मोड में भी नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं घबराहट, बेचैनी ये प्रशासनिक अमले में भी है, और उसकी बेचैनी लगातार ये भी दिख रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से बोला गया है कि जिन लोगों के आवेदन लंबित हैं, पिछले दिनों राजस्व विभाग की अच्छी खासी लंबी वो आंदोलन पे रहे थे, उसके तहत बहुत सा काम पेंडिंग हो गया है। तो अधिकारियों को यह बोला गया है कि वो शाम को 6 बजे से 8 बजे तक कैंप लगाकर चीजों को निपटाएं, और अगले 15 दिनों में जो पुराने लंबित मामले हैं उनको पूरी तरह निपटा लिया जाए। और इससे संबंधित डीएमओ को निर्देश दिए गए हैं कि इसकी एक पूरी रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय को भेजी जाए। ये जो सीओ अधिकारी, अंचलाधिकारी जो काम कर रहे हैं, इनके काम में से बीच में से रैंडम 5-5 मामलों की आप डीएम को बोला गया, आप निजी तौर पर इसकी समीक्षा कीजिए, और वो समीक्षा भी हमें भेजिए। तो देखिए, ऐसा नहीं है, एक व्यवस्था बनाकर, तंत्र बनाकर बिहार को एक पटरी पर लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और इसी तरह से सरकार और शासन और सरकार दोनों जो है वो काम करने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखेंगे आने वाले दिन। हाँ, अब देखिए, अब जैसा आपने बताया कि कई प्रशासनिक सुधार भी किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सुधार किया गया कि बिहार भूमि पोर्टल है, उस पे आप ऑनलाइन देख सकते हैं, कोई भी दाखिल खारिज से संबंधित मामला हो, परिमार्जन से संबंधित मामला हो, तो उस पे क्या स्टेटस है, आप सीधे जाकर के बिहार भूमि पोर्टल पर देख सकते हैं, ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं, उसका जवाब सीओ साहब को देना पड़ेगा। और साथ ही ये भी व्यवस्था कर दी गई कि कोई भी जमीन रजिस्ट्री होने से पहले सीओ साहब उसके बारे में पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। अगर आप आवेदन देते हैं कि भैया हमें इसके मालिकाना हक के बारे में जानना है, इसके खाता खेसरा के बारे में जानना है, इसके मौजे नंबर जानना है, इसका थाना नंबर जानना है, कहाँ पे इसका पंजीकरण होगा, इसके बारे में जानना है, तो सारी जानकारी सीओ साहब को देनी होगी। ये दूसरा सुधार का काम किया इन्होंने। तीसरा सुधार का काम किया कि सहयोग शिविर चलाया गया। कल से शुरुआत हो चुकी है सहयोग शिविर के, उसमें भी आप जाकर के अपने जो भी भूमि से संबंधित मामले हैं उनको वहां रख सकते हैं, वहां पर अधिकारी मौजूद होंगे, आप उनसे अपनी बात कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। और इसके अलावा जो अब और ज्यादा सुधार किया जा रहा है कि भाई जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, केवल राजस्व एवं भूमि सुधार की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा असर होगा इसका, सब जगह बायोमेट्रिक्स
डाली जा रही है कि भैया आप बिना अटेंडेंस दर्ज कराए हुए ये नहीं बता सकते कि हमारा अटेंडेंस हो गया, यानी कि मैनुअल अटेंडेंस तो खत्म कर दिया, बायोमेट्रिक्स डाल गए। क्योंकि जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है उसमें अक्सर ये सुनने को मिलता था कि भैया बाबू नहीं आए हैं आज, अधिकारी नहीं आए हैं आज, ये काम अगले सप्ताह होगा, अगले सप्ताह के बाद फिर अगले सप्ताह होगा, तारीख पे तारीख मिलती रहती है। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से हैरेसमेंट लोगों को झेलनी पड़ी, आम जनता को जो झेलना पड़ा, अब उससे निजात दिलाने की कोशिश सम्राट सरकार करती हुई नजर आ रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, और ये सच्चाई भी है, कि भाई जो यहां पर अपराध होती है बिहार में, तो अपराध में जो लगभग 70-80% मामला जो होता है, यहां तक कि 90% की बात की जाती है, उसके जड़ में जमीन ही होती है। कहते हैं ना कि जमीन जोड़ू जड़ की बात होती है, उसके कारण तमाम विवाद होते हैं। तो ये सारे विवाद को कैसे सुलझाया जाए, तो उसके लिए शुरुआत जो होनी है वो तो अपने विभाग से ही करनी होगी। भूमाफिया से तो बाद में निपट लेंगे, लेकिन अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, जो भूमाफिया के साथ मिलीभगत करके बैठे हुए हैं, जो सीधा सीधा रिश्वत के लिए टाल मटोल करते हैं, लंबित करते हैं, मामले को लटका के रखते हैं, तो वो सारी चीज अब होती हुई नजर आ रही है। तो मैं ये समझना चाहूंगा कि जो सम्राट चौधरी हैं, एक फोकस उन्होंने अधिकारियों पे डाला है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और दूसरा फोकस जो है आम जनता पर है। तो ये जो सम्राट सरकार सारी कार्रवाई कर रही है, उससे आम जनता को कितनी राहत मिलती हुई आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए सुरजीत जी, जैसा कि इन्होंने अभी जो डीएम को जो सर्कुलर जारी, जो आदेश जारी हुआ है, उसमें दो बातों को बड़ी गौर से आप समझिएगा। एक, इनको बोला गया है कि सभी अंचलाधिकारियों को अब शपथ पत्र दाखिल करना पड़ेगा। अब शपथ पत्र क्या है, इसे समझिएगा। शपथ पत्र ये हुआ कि भाई उनको ये बताना होगा उनके इलाके में अगर कोई भूमिहीन व्यक्ति अब बचा ही नहीं है, तो उनको लिख कर देना होगा कि हमने अपने इलाके में हर शख्स को भूमि, जो सरकार की जो बसेरा 2 जिसकी हम बात कर रहे थे, उसके तहत हर को छोटा या बड़ा जैसा भी जो भी सरकार की एक पॉलिसी है उसके तहत उनको भूमि उपलब्ध करा दी गई। और अगर नहीं कराई गई है तो वो शपथ पत्र उसमें लिख के देगा कि इतने लोग पेंडिंग है, जो भी पूरी एक प्रोसेस है। अब वो शपथ पत्र होना मतलब अधिकारी इस बात को नोटिफाई करेगा कि भाई वो काम कर रहे हैं, और उनके काम करने की प्रक्रिया में जो भूमि गरीबों को मिलनी चाहिए थी वो अभी इतने इतने लोगों का हो गया है, और वो पेंडिंग जितना है उसका भी वो पूरा ब्यौरा जो है अपने शपथ पत्र में रखेंगे। दूसरी चीज को आप देखिएगा, दूसरी चीज ये है कि अब मामलों को ऐसे भी नहीं टाला जा सकता कि साफ साफ कहा गया है कि अंचलाधिकारी अगर किसी मामले का निस्तारण कर रहे हैं तो उसे वन साइडेड नहीं करेंगे, उसे उस पीड़ित पक्ष, अगर वो पीड़ित पक्ष है या जो दूसरा पक्ष है, उससे संवाद स्थापित करके ही उसे क्लोजर मोड पे डालना पड़ेगा। आपने अगर किसी की एक आपत्ति लगी है, उनकी आपत्ति को खारिज किया है, अगर कोई भी विवाद है, अगर उसकी उनको खारिज किया है, तो उसमें दूसरे पक्ष के साथ आपको संवाद स्थापित करना पड़ेगा। उसके बिना वो पक्ष उसे आप क्लोजर नहीं लगा सकते। जैसे वन साइडेड है कि आपने मामले को करा और अपने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी कि चलो जिस मामले में सुनवाई हो गई, हमने ये फैसला ले लिया, अब ये स्वीकार नहीं होगा। अब जो सो कॉल्ड पीड़ित पक्ष कहलाता था, ये वो पक्ष जिसके अब तक सुनवाई नहीं होती थी, अब उससे संवाद स्थापित होगा, उसे सेटिस्फाइड करना उस विभाग की जिम्मेदारी होगी, ताकि उसके सारे तर्क सुने जा सके, उसकी सारी शिकायतें सुनी जा सके, उसकी सारी आपत्तियां सुनी जा सके, और उन आपत्तियों को सुनने के बाद, उन शिकायतों को सुनने के बाद संबंधित अधिकारी पूरे मामले की गहनता से विवेचना करे और उसके बाद उस पर एक फैसला ले। अब से पहले जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में ऐसा कुछ था ही नहीं। जैसा आपने अभी बहुत अच्छी बात कही कि ये एक व्यवस्था बना दी गई है कि सभी डिपार्टमेंट अब बायोमेट्रिक अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगने से पता चलेगा कि भाई अधिकारी जी इतने बजे आए थे और इतने बजे गए हैं। लेकिन इन बिटवीन क्या है, तो इन बिटवीन के लिए भी पूरी मॉनिटरिंग रखी जा रही है कि कौन अधिकारी क्या कर रहा है, कौन अधिकारी किसके जिम्मे क्या क्या काम है। अब इनके जिम्मे काम दिया जा रहा है। अब से पहले क्या था, ओपन प्लेटफॉर्म व्यवस्था थी। ओपन प्लेटफॉर्म व्यवस्था में सब कुछ अगर अधिकारी को ही करना था, उसके पास उसकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं थी, उसके डूज डोंट्स अब तक तय नहीं थे, तो अधिकारी आते थे जाते थे, किसी को कुछ पता ही नहीं होता था। जबकि जो याचक होते थे वो बेचारे गेट पे ही लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते थे। बाबूजी आएंगे, बड़े बाबू आएंगे, अधिकारी बाबू आएंगे, आएंगे आएंगे, वो आते नहीं थे, दिन गुजर जाते थे, इनके मामले लटके रह जाते थे। अब वो व्यवस्था क्या कहते हैं, खत्म की जा रही है। देखिए, एक तरफ सरकार सभी तरह के माफिया पर नकेल कस रही है, चाहे वो बालू माफिया हो, लैंड माफिया हो, जिस भी तरह का माफिया जो बिहार में सक्रिय है, उन पर कसी जा रही है
उन पे शिकंजा कसा जा रहा है। दूसरी तरफ इनका जो प्रशासनिक पक्ष है, जहां अब तक सांठगांठ होती थी, गठबंधन होते थे, और गठबंधन गलत होगा, ज्यादा कहना होगा कि ठगबंधन होते थे। इस तरह के ठगबंधन से जो आम जनता को जो ठगा जाता था, आम जनता तक जो चोट पहुंचाई जाती थी, उनके कामों को जो लटकाया जाता था, उन्हें भ्रष्टाचार के उस चक्र में जो फंसाया जाता था, जहां पैसा देकर वो अपना काम कराने के लिए फिर लालायित नजर आते थे। भ्रष्टाचार उस देरी की वजह से जो भ्रष्टाचार होता था कि आदमी को बहुत जरूरी है वो काम समय पे हो, और वो काम अगर लिंगर ऑन प्रोसेस में जा रहा है, वो अगर लेट हो रहा है, तो उसके लिए अगर एक ओपन विंडो ये थी कि आप अपना पैसा दीजिए, भ्रष्टाचार में शामिल होइए और बैकडोर एंट्री से अपना काम करा लीजिए, तो ऐसे काम के लिए जो व्यवस्था थी, अब उस पर अंकुश लगता हुआ नजर आएगा। जो सरकारों को समय सीमा में बांध दिया गया कि आपको इस समय सीमा के अंदर में काम करना होगा। इससे पहले की एक व्यवस्था दी गई है कि 30 दिन के अंदर आपको पूरा काम अधिकारी को जो दूसरे डिपार्टमेंट में है, कोई शिकायत, कोई आपत्ति आई तो 7 दिन में उन्हें पहला एक नोटिस आएगा कि आपने क्या किया, दूसरे हफ्ते में दूसरा, तीसरे हफ्ते में तीसरा, और 4 हफ्ते के बाद भी अगर वो काम नहीं होता तो 31वें दिन में, 30 के बाद 31वां दिन जो होगा, वो अधिकारी स्वतः ही निलंबित हो मान लिया जाएगा। तो सरकार अपने तंत्र को मजबूत करने के लिए, अपने एडमिन ब्लॉक को मजबूत करने के लिए, देखिए सरकार चलती किससे है? सरकार चलती है उनके ब्यूरोक्रेट से, सरकार चलती है जनता से, वो भी उन्हें रेसिप्रोकल उसी तरह से करें। और जब ये सामंजस्य, जब ये तालमेल अच्छे से बनता है, तो सरकारें और राज्य ग्रोथ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिसकी अहम जिम्मेदारी है, अगर वही पक्ष कमजोर होता हुआ नजर आए, अगर हमारा प्रशासनिक खेमा चीजों को भ्रष्टाचार के उसमें मशीन में झोंकता हुआ नजर आए, तो वो करप्शन का दायरा बढ़ेगा, लोगों की पीड़ा बढ़ेगी। लेकिन अब इस पे बड़ी चोट की जा रही है, और अच्छा नजर आ रहा है कि ये सरकार अब तक उस वाले वैक्यूम स्पेस को भरने की कोशिश कर रही है, जहां अभी जो खालीपन था, वो जो भ्रष्टाचार को पनपने का मौका दे रहा था, उन जगहों को भरने की कोशिश करिए। होगा क्या, यह आने वाले समय में नजर आएगा। लेकिन सरकार के प्रयास थोड़े प्रो लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। और जैसे कि आपने भी बताया, और सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार खुद भी मान रही है कि जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय है, वो आकंठ, जो पूरा विभाग है पूरे बिहार में, वो आकंठ जो है वो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ये बात बिल्कुल सरकार मान रही है। और अगर ये नहीं मानती तो इसकी क्या जरूरत पड़ी कि आप आर्थिक अपराध इकाई अपने विभाग के अंदर गठित कर लेते हैं, ईओयू की परमानेंट वहां पे आप एस्टैब्लिशमेंट कर देते हैं कि कोई भी इस तरह के मामले होंगे तो वहां पे ईओयू सीधे हरकत करेगी। अब कटिहार के आलमनगर में, आजमनगर में ऐसा ही सब कुछ चल रहा है, वहां पर कार्रवाई चल रही, वहां पर जांच चल रही, यानी सीधे सीधे ईओयू को इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इस तरह की चीजें निकल करके आ रही है, और अब अधिकारियों और कर्मचारियों को जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित है, उनको लग रहा है कि हमारे साथ तो धोखा हो गया। पहले विजय सिन्हा के जो तल्ख तेवर थे उससे निपटने के लिए, या फिर यूं कहें कि जो सचिव थे सिकैनिल, उनसे निपटने के लिए उन्होंने हड़ताल कर दिया। और उस वक्त ऐसा लगा कि भाई सम्राट चौधरी जो झुक गए, उसकी सरकार झुक गई है, और 234 के आसपास अधिकारी जिनका निलंबन हो गया था, उनका निलंबन वापस ले लिया गया। जो भी हड़ताल के दौरान था, उनकी छुट्टी को समायोजित कर लिया गया, उनके वेतन की कोई कटौती नहीं की गई। उस वक्त ऐसा लगने लगा था कि सम्राट चौधरी जो है वो झुक रहे हैं और अब पुराने ढर्रे पर ये सारे लौट जाएंगे। और उनको भी ऐसा लगा कि भाई ठीक है, मुख्यमंत्री खुद बीच का रास्ता निकाल रहा है और हमें हर तरह से माफी दे रहा है, तो ठीक है, अब हम अपनी जिद में कामयाब रहे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। लेकिन अब लग रहा है कि भैया ये तो धोखा हो गया। अब तो दिलीप जायसवाल जिस तरीके से कार्रवाई करा रहे से बेहतर तो विजय सिन्हा ही थे। कम से कम मौका तो दे रहे थे, सुनवाई तो हो रही थी, बात तो चल रही थी। आज की तारीख में तो बात भी नहीं हो रही। जहां पे समस्या आई, चाहे वो कोई सीओ हो, चाहे आरओ हो, चाहे जो भी हो, चाहे कोई बाबू हो, सीधे कार्रवाई, निलंबन से लेकर के हर तरह के सस्पेंशन तक की कार्रवाई, हर तरह की कार्रवाई हो रही है। तो अब इनको ऐसा लगने लगा है कि भाई ये हमारे साथ धोखा हो गया, हमारा हड़ताल भी खत्म करवा दिया इन्होंने, और दूसरा जो कार्रवाई जिससे हम लोग बचना चाहते हैं वो कार्रवाई भी शुरू हो गई है। ईओयू की स्थापना कर दी गई है, अब हर जगह पर निगरानी की जा रही है, बायोमेट्रिक और डाल दिया गया। यानी कि अब छटपटाहट जो है वो राजस्व एवं भूमि सुधार
विभाग के अधिकारियों में देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई सम्राट चौधरी ने एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत जो ये कार्रवाई की, पहले थोड़ी नरमी दिखाई और अब जो है अब वो सख्ती दिखाने के मूड में नजर आ रहे हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात आप सही कह रहे हैं कि देखिए सरकार की स्ट्रैटेजी अपनी सरकार को चलाने की जो एक स्ट्रैटेजी मैं तो कहता था राजनीति। राजनीति अमूमन जो कहा जाता था, सुशासन की नीति को राजनीति कहा जाता था। अपने राज्य को चलाने की नीतियों को राजनीति कहा जाता था। अपने लोगों हुँ, के उनको के हर मतलब उनकी संकट सुविधा उनको मुहैया कराने की जो रणनीतियां बनती थी पूर्व में, उसको राजनीति कहा जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों हुँ, में राजनीति की पूरी परिभाषा ही बदल गई है। नीति अब स्वयं निर्माण की नीतियां जो राजनीति हो गई थी और वही हुँ, नीतियां हर विभाग के बाबू अपने लिए बना रहे थे, अफसर अपने लिए नीतियां बना रहे थे, सब स्वयं निर्माण के लिए बना रहे थे और एक आम आदमी के लिए बनने वाली नीतियां पूरी तरह से डैमलिश होती हुई नजर आई। हम हुँ, थोड़ा सा और बैक में जाते हैं और हम थोड़ा सा पहुंचते हैं 2005 के आसपास, जब जंगल राज खत्म हुआ, सो कॉल्ड जंगल राज जो कहा जाता लगातार, वो खत्म हुआ 2005 में एकदम से जदयू की सरकार बनती है और जदयू की सरकार बहुत सारे फैक्टर्स के साथ सत्ता में आती है। उसके साथ ही वो 3C का एक फॉर्मूला जो बहुत फेमस नितीश कुमार का रहा था, 3C क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म, क्या कहते हैं, कम्युनिज्म, कम्युनिज्म, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का या जी जी। हुँ, तो ये जो तीन फैक्टर थे, इन फैक्टरों के साथ लाया गया। ये शुरुआती पहले सरकार में तो अच्छा चला, ये 2010 तक तो हुँ, प्रभावी रूप से नजर भी आया क्योंकि पीछे की चीजों को बहुत तेजी से खत्म करना था। लेकिन 2010 के बाद से इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके बाद सरकारों का उथल पुथल होना, इधर से उधर जाना और ये कहीं ना कहीं विवाद, कभी वो भाजपा जदयू विवाद, कभी वो राजा दल इनके बीच में विवाद, संवादों का आदान प्रदान, बहुत सारी चीजों में तेजी से हो रहा था। ये वो समय था जहां इन तीनों 3C फैक्टर पे डिप आता गया और कहीं ना कहीं बिहार में भ्रष्टाचार बहुत तेजी से हावी होता हुँ, गया। अब हुँ, भ्रष्टाचार छोटी छोटी कड़ियों में ना होके संगठित रूप से हो रहा था और इसकी वानगी हुँ, आपने भी पिछले दिनों ये श्री जो घोटाला हुआ है उसमें भी आपने देखा हो कि खुद सरकार ने 2017 से लेके 2024 तक की जो सरकारी टेंडरिंग सारी जो मतलब व्यवस्था थी, उसमें अधिकारियों से लेके जो पुराने अपने अफसर हैं उनके सारे टेंडरों की, उनकी सारे कामकाज की, उन सबकी समीक्षा बैठा दी। तो हुँ, सवाल उठे हैं उस सुशासन राज पर, सवाल उठे हैं हुँ, उस प्रक्रिया पर, सवाल उठे हैं उस हुँ, ब्यूरोक्रेसी के कामकाज पर जो पिछले एक लंबे समय से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की आड़ में, भ्रष्टाचार की आड़ नहीं बोलेंगे, पूरे सत्ता के सपोर्ट की आड़ लेते हुए भ्रष्टाचार को फैलाती नजर आ रही थी। आप देखिए पिछले, अगर हम पिछले 4-5 सालों में एक्शन का ही देखें तो कितने इंजीनियर्स पकड़े गए, कितने अधिकारी सरकारी बाबू पकड़े गए जिन पे आय से अधिक संपत्ति के, बहुत ज्यादा अधिक संपत्ति के मामले रहे। एक इंजीनियर हुँ, जिसके घरों से करोड़ों रुपए निकलते हैं, ये कहीं ना कहीं हुँ, भ्रष्टाचार को, ये पनपने की उनकी जो कहानी थी उसको बताते थे। लेकिन अब हुँ, ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब ये टूटता हुँ, हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि सरकार ने अब अपने तंत्र में चेंजेस किए हैं। अब से पहले स्टेटमेंट में चेंजेस आते थे, बयानों के तहत हुँ, कहा जाता था, लेकिन अब व्यवस्था में हुँ, चेंज किया गया है। अब अलग अलग डिप्लॉय की गई है, अलग अलग टीमें बना के उनको डिप्लॉय करके उनकी जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं। अगर हुँ, अंचलाधिकारी अपनी रिपोर्ट 15 दिन में देंगे, जो उन्होंने निष्पादन किया है, जो भी निस्तारित उन्होंने आवेदन जो किए हैं, तो उस रिपोर्ट में हुँ, से रैंडमली 5-5 केसों को डीएम भी क्रॉस चेक करेंगे। तो ऐसा हुँ, नहीं कि अंचलाधिकारी पे ही वो कर दिया गया, डीएम को भी दिया गया, ये निर्देश दिया गया कि भाई आप भी रैंडम तरीके से उनको देखेंगे और उसकी रिपोर्ट जो है वो मुख्यालय को सौंपेंगे। तो हर अधिकारी के काम का और उसकी जिम्मेदारियों को एक एक फ्रेमवर्क में बांट दिया गया है। अब पता होगा हर हुँ, अधिकारी को कि उसके जिम्मे क्या काम है और उसको कितने दिन के अंदर में करना है। अब वो रैंडम की साहब आज ऑफिस आ नहीं रहे हैं, ये चलेगा नहीं। अब व्यवस्था बन रही है हुँ, और ये व्यवस्था अगर एक बार मजबूत हो गई, हुँ, सुरजीत जी, बिहार के पूरे तंत्र में अगर ये फ्रेमवर्क बहुत अच्छे तरीके से बना लिया गया जिसमें सबके इफ एंड बट और डूज डोंट्स का सारा फ्रेमवर्क में अगर उनके हुँ, कामकाज को उसमें बैठा दिया गया, तो फिर ये बात तय है हुँ, कि हर आदमी की जिम्मेदारी सारी सारी ऑनलाइन होगी, सबको पता होगा इस अधिकारी के पास फाइल गई थी, इतनी तारीख को ये फाइल अपलोड हुई थी, इतनी तारीख के बाद पहला नोटिस उनको इतने दिन में जाना है, दूसरे में इतना है, तीसरे में इतना है और 31 दिन में अगर ये अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ तो उसके ऊपर विपक्ष बैठा हुआ है, विपक्ष को बहुत बड़ा मौका है, वो एकदम से सवाल उठा के हुँ, निकले तैयार है। दूसरा,
सरकार ने खुद अपने अंदर बहुत सी ऐसी बॉडियां बना दी हैं जो ऐसे मामलों को चिन्हित करके ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेगी। तो लेकिन प्रो नजर आ रही है, सरकार की नीतियां प्रो नजर आ रही हैं, उनके द्वारा बनाए गए पूरे प्लान प्रो नजर आ रहे हैं। बस अब एक सामंजस्य बैठने की जरूरत है। अगर बिहार की ब्यूरोक्रेसी भी, बिहार के अधिकारी भी, क्षेत्र से लेके नीचे के लेके ऊपर तक के जो अफसर हैं, अगर उनमें एक सामंजस्य अच्छा बैठा तो बिहार एक बार फिर से पटरी पर लौटता हुआ तो नजर आएगा। मतलब कुल मिलाकर के बात यही है कि वे सामंजस्य बहुत महत्वपूर्ण है। वो अधिकारियों में, जी बाबुओं में, मंत्रालय में, हर स्तर पर सामंजस्य होना जरूरी है, क्योंकि ये एक पूरा नेक्सस बन चुका है आज की तारीख में। चाहे हम अधिकारी और बाबुओं के नेक्सस की बात करें, वो हर तरीके से पैरासाइट की तरीके से अब नजर आने लगे हैं। जो लोग वहां जाते हैं उनके साथ वो उसी तरीके से व्यवहार करते हैं कि भैया आपको चढ़ावा चढ़ाइए तो फाइल आगे बढ़ेगी। और यहां तक कहा गया है कि भाई राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है वो बिहार के सबसे भ्रष्ट विभागों में से एक है। यही वजह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ज्यादातर जो आम जनता की शिकायतें आती है वो यहीं आती है। जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, कृषि प्रधान प्रदेश है, तो यहाँ पर जमीन से जुड़े हुए मामले भी वैसे ही आते हैं, विवाद भी वैसा ही होता है। और चढ़ावा चढ़ाने की पद्धति शुरू से रही है। यहाँ पर बिना चढ़ावा चढ़ाए कुछ होता नहीं है। यही वजह है कि अब तो अमीन, इतना सब कुछ होने के बाद भी कई जगहों पे अमीन की गिरफ्तारी हो रही है, खुल करके मांग रहे हैं भैया क्या परिमार्जन कराना है, दाखिल खारिज करानी है, माफी करानी है, अपने फेवर में कराना है तो पैसा चढ़ाइए, आपके हिसाब से काम हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से ऑनलाइन सारी चीजें कर दी गई है तो ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो है वो बेहतर काम होता हुआ नजर आएगा। और साथ ही जो एक दूसरा नेक्सस है वो भू माफिया का विभाग के साथ में नेक्सस बना हुआ, एक नेटवर्क बना हुआ जिसको तोड़ने का काम अब सरकार करती हुई नजर आ रही है। विजय कुमार सिन्हा के समय भी में ये शुरुआत हुई और अब जो दिलीप जायसवाल है उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अगर इस नेक्सस को नहीं तोड़ा गया, इस नेटवर्क को नहीं तोड़ा गया जिसकी कोशिश कर रही है सरकार, तो ये तमाम कोशिशें जो हैं वो पानी में जाती हुई नजर आएगी। लेकिन जो तमाम कोशिशें की गई है वो पुराने अनुभवों के आधार पर की गई है। सरकार को पता है कि कहां कहां पे लूप होल्स है, उस लूप होल्स को कैसे भरना है। तो उम्मीद की जाती है और उम्मीद कर भी सकते हैं हम लोग कि आने वाले दिनों में हालात और बेहतर होते हुए नजर आएंगे और जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है वहां पर सफाई अभियान भी चलता हुआ नजर आएगा। तो आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।